जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, एडिशनल 5% की बढ़ोतरी का आदेश क्या संसदीय समिति की सिफारिश वित्त मंत्री ने कर ली है मंजूर? आखिर क्या है सच? बहुत अच्छी खबर है, इसको आपने देखना। दूसरी बात मैं कहूंगा, हाँ जी दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और अभी आप रिटायर्ड हुए हैं तो आपको एनसीसी में जॉब का पूरा मौका है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए। कहां से हुआ है और आपको इसके लिए क्या करना हो। तीसरी बात करूंगा कि यानी सेना प्रमुख बनते ही सबसे पहले बड़ों का लिया आशीर्वाद और पैर छुए और उसके बाद करी उन्होंने घोषणा। जबरदस्त वीडियो और देख सकते। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक व्हाट्सएप पे खबर है जो वायरल हो रही है और टीटी राधाकृष्णा की तरफ से हो रही है। आखिर इसका क्या है सच? बिल्कुल सच है। खबर में कितना सच है हम ये जरूर बताएंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज पास्ड ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द इंक्रीजिंग ऑफ एडिशनल 5% पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि 5% एडिशनल पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलनी चाहिए एट द एज ऑफ 65, यानी 65 साल जिनकी हो गई उनको 5%, 70 हो गई उनकी 10%, 75 को 15 और 80 को 20, इंस्टेड ऑफ पेइंग 20% एट द एज ऑफ रीचिंग 8 ईयर। यानी किसके बदले? जो कि 80 साल खत्म होने के बाद जो 20% बढ़ती थी, अब 20% को 4 टुकड़ों में बढ़ने का आदेश जारी किया है। 65 साल से वो शुरू होगा, 65, 70, 75 और 80। ओके, ये इसके लिखा है कि डीओपी एंड पीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज पास्ड ऑर्डर फॉर इट्स early implementation of the parliament committee recommendations thanks to the government of India, Prime Minister Shri Modi government, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman and Parliamentary Recommendation Committee for considering the grievance of Central Government Retired Employees Pension Association and Federation. Definitely it's justified decision taken up to present government at the right time and considering the social responsibility of the retired employees family of easy to burden। यानी उनका जो पेंशन आता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है उसको कम करने के लिए, और उन्होंने सबको थैंक यू बोला है, माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संसदीय कमेटी। हाँ जी दोस्तों, ये वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है और ऐसा है भी, लेकिन सरकारी अधिकृत जो आदेश मिलना है, बिल्कुल 5% की मांग सही है, बिल्कुल 5% की संसदीय समिति ने सिफारिश की है वो भी सही है, और इसके लिए पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री पर अटका हुआ था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको मंजूरी दे सकती है, ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है, लेकिन आधिकारिक नहीं है। क्योंकि इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा फायदा एडिशनल पेंशन का। और ये आप समझ सकते हो, इसी जून 2024 की न्यूज है। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं तो आप जानते होंगे कि पेंशन के साथ जीवन किस तरह निकाला जाता है। वर्तमान में 80% के बाद 20% बढ़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कि पेंशन धारकों के लिए हर साल 1% की बढ़ोतरी, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है और भी राज्य सरकारें कर रही हैं। उन्होंने कहा एडिशनल पेंशन इस प्रकार बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि 70 के बाद 65 के बाद 5% और फिर 5 से 10, 10 से 15, 20 इसी तरीके से बढ़ेगी, जो कि 80 के बाद बढ़ रही थी। जैसा कि ऐसा इन्होंने नियम का हवाला दिया है, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एडिशनल पेंशन लागू होगी तो किस तरह, राज्य सरकार कौन कौन से दे रहे हैं, हाई कोर्ट भी इसको मंजूरी दे चुकी है, और केंद्र सरकार का फैसला आप सभी को बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों का डाटा मांगा गया है। इसमें यह जानकारी थी कि पेंशन भोगी 65, 70, 75 साल के कितने हैं। सभी विभागों के द्वारा यह डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इससे मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा है। वित्त विभाग जल्द ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है, जबकि सरकार का जब से गठन हुआ है इसके ऊपर काफी प्रेशर है और ये एक सामाजिक तरीके से लॉजिकल है। तो दोस्तों खबर ये समझ सकते हैं, और खबर का मतलब है कि हाईकोर्ट का आदेश है, संसदीय समिति की सिफारिश है, 65 साल से उसका डाटा पूरा वर्कआउट हो गया फाइनेंस मिनिस्टर पे, इसके ऊपर अब बस आदेश होना है और इसके ऊपर ये दबाव है। और इसी तरीका का ये मैसेज है, इसके लॉजिक, इसके तर्क सही हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। यानी अभी तक
इस प्रकार का कोई आधिकारिक ऑफिस मेमोरेंडम या कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ। ये व्हाट्सएप मैसेज को हम आधा सत्य मानेंगे, पूरा सत्य नहीं है जब तक आदेश जारी नहीं होता है। इसलिए ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया कि आखिर ये खबर किस तरीके है, न्यूज क्या है और इसमें सच्चाई क्या है। दोस्तों तो पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा है, यदि आप सेना से रिटायर्ड हो रहे हैं, यदि आप एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, यदि आपने कोर्स किया है, यदि आपकी अच्छी ग्रेडिंग है, यदि आप सेफ बन है, यदि आपका डिसिप्लिन क्राइटेरिया सही है, तो आपके लिए मौका है। और किस में? आपको एनसीसी में मौका है इंस्ट्रक्टर जाने का। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें कहा था कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है यूनिट में होनी चाहिए, और एनसीसी वगैरह इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं वो रिटायर्डी हो सकते हैं। और वो रिटायर्डी उनका क्राइटेरिया बनाया था कि रिटायर्ड होने के बाद सिर्फ 2 साल सर्विस, जेसीओ एनसीओ में सूबेदार और नायब सूबेदार और हवलदार ये इंस्ट्रक्टर होने चाहिए थे। और उनका अभी जो नोटिफिकेशन निकल रहा है उसका पीरियड है 1 मई 2022 के बाद, और 30 अप्रैल 2024 के बाद के जितने रिटायर्डीज हैं भाई वो अपने जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, 1 MP CTR NCC भोपाल की तरफ से निकला था, ये ग्वालियर में आया था, हमारे पास भी आया और इसका प्रोसेस हो गया है, राजस्थान से निकल चुका है, उत्तर प्रदेश से, तो हर जगह है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको मेडिकल कैटेगरी क्या है, आपका कोर्स का ग्रेडिंग क्या है, डिटेल ऑफ टेन्योर ऑफ इंस्ट्रक्टर आप कहाँ रहे हैं, और आपका आते समय आपका डिस्चार्ज बुक में करेक्टर क्या लिखा है, और कोई आपकी रेडिंग या ब्लैकिंग एंट्री है, और इस तरीके एडिशनल चीज़ें हैं, और ये आपके डिस्चार्ज बुक में मेंशन होनी चाहिए। यदि आप रिटायर्ड होने वाले हैं तो ध्यान रखें कि आपको आके जॉब करनी है, और इससे अच्छी सुंदर जॉब नहीं मिल सकती कि आप एनसीसी में इंस्ट्रक्टर जाओ, तो अपने डिस्चार्ज बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए दोस्तों, नहीं फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो आप समझ सकते हो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ी बात। आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि नए सेना प्रमुख हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कल कमांड संभाली, और सबसे पहले उन्होंने अपने बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लिया। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है, उसके ऊपर हमें गर्व है, इसलिए पेपर के अंदर ये छाया हुआ है न्यूज। और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। कितने बड़ा पद लेने के बाद, पद इंसान को मिलता है, लेकिन उनके जो बड़े भाई या जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने सबसे पहले पैर छुए, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि मैं भारतीय सेना का नेतृत्व आज से मेरे हाथों में है, और मैं सबसे पहले जिन्होंने इस सेना को इतना खूबसूरत बनाया, इस देश के लिए जान लाई, उन वीर योद्धाओं को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और उन्होंने कहा अभी जो वैश्विक समीकरण चेंज हो रहे हैं, वर्तमान लड़ाई का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके लिए जो लड़ाई का तरीका है उस पर हमने जोर देना है, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर जोर देना है। ऑपरेशन चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं, LAC के ऊपर हैं हमारे, जिस तरीके से उन पर देना है, और मेक इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भर, और 2047 तक की उन्होंने विकसित भारत में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसके ऊपर बात की। और आप देख सकते हो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। It is a moment of immense pride and honor for me to be assigned the responsibility to lead the Indian Army. The glorious traditions of the Indian Army rest on the legacy of valor and sacrifice of our soldiers. On this occasion, I pay my solemn tributes to the brave hearts who made supreme sacrifice in the line of duty. The geopolitical landscape is changing rapidly and technology is evolving at a very fast pace. The Indian Army faces a unique operational challenges. And to remain prepared for such threats and distinctive requirements, it is crucial that we continuously equip our soldiers with the state-of-the-art weapons and technology, and also continue to evolve our warfighting strategies. The Indian Army is on the path to transformation, and we aspire to be Atmanirbhar. To achieve this, we will encourage indigenous initiatives and induct maximum war systems and equipment that are manufactured in our country.